स्टार्ट कर रहा हूँ पहले फिजिकल एंड केमिकल वाला। फिजिकल एंड केमिकल, ओके। फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम में जितना थ्योरी है आज ये पूरा करा दूंगा, ओके। देन न्यूमेरिकल करूंगा नेक्स्ट क्लास में, इसको तो आयनिक में चला जाऊंगा। क्लियर? तो पहले फिजिकल केमिकल को इक्विलिब्रियम का जो फर्स्ट पार्ट है, थ्योरी पार्ट जो है, उसको कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ आज। सो कंप्लीट कर लूँगा, हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अच्छा, देखो अभी इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इक्विलिब्रियम होता क्या है? सपोज एक रिएक्शन है ए से पकड़ लो बी बन रहा है, ठीक है। और ए से अगर बी बनेगा तो हम इनिशियल देखा, इनिशियल जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो मैंने देखा ए का क्वांटिटी 100 है, ओके, और बी का क्वांटिटी 0 है। उसका मीनिंग क्या है? अभी तक रिएक्शन नहीं हुआ, बस ओनली हम लोग ने रिएक्टेंट को कंसिडर किया, वो 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 क्वांटिटी एज एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट देखा ये ए का क्वांटिटी 60 है तो ये 40 होगा, इतना समझ में आ रहा है। तो इस जो इंफॉर्मेशन है उससे क्या पता चल रहा है? जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शंस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट का क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, और रेट का क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है। ये नेचुरल है, ओके। इसके बाद t इक्वल टू 20 मिनट में ना दोबारा देखा, दोबारा चेक किया, करने का देखा ए की क्वांटिटी 60, बी की क्वांटिटी 40 रह गया। अभी आपके पास क्या मैसेज आया? रिएक्शन बंद हो गया। ये हो सकता है, अगर रिएक्शन बंद हो जाएगा तो रिएक्शन बंद ही है। अगर रिएक्शन बंद नहीं होके तब भी अगर ये क्वांटिटी मेंटेन हो सकता है तब उसका इक्विलिब्रियम बोलेगा। क्लियर? अभी क्वेश्चन है तो कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है 1 मिनट टाइम में बस 10 मिनट जो टाइम था, 10 मिनट जो ड्यूरेशन है, इस 10 मिनट ड्यूरेशन में अगर ए का क्वांटिटी जितना प्रोडक्ट में बी में कन्वर्ट हो रहा है, अगर सेम टाइम में अगर रिवर्सिबली बी का क्वांटिटी भी उतना ही ए में अगर कन्वर्ट होता है, में जितना फॉर्मेशंस हो रहा है उतना अगर बैकवर्ड में अगर रिफॉर्म अगर हो जाता है, में जितना रिएक्शंस हो रहा है ए से बी बन रहा है, अगर उस टाइम में उतना ही बी से अगर ए बनेगा तो हमारा जो दो साइड का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटी है उसमें चेंज नहीं होगा। तो रिएक्शन तो चल रहा है, रिएक्शन तो बंद नहीं हुआ ना, रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन बंद नहीं है, दैट इज, बट फिर भी हम देख रहा हूँ द क्वांटिटी और द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। क्लियर? बट रिएक्शन स्टॉप नहीं है, फिर भी चेंज नहीं हुआ, ओके। उस कंडीशन को हम बोलता हूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन। मीन्स जब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट टाइम चेंज के साथ, टाइम का चेंज के साथ अगर क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, रिएक्टेंट और आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्वांटिटी में अगर चेंज नहीं होता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल सकता हूँ। बट इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो रिएक्शंस है ना, ये अगर हमारा फॉरवर्ड रिएक्शंस है और ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शंस है, दोनों कंटिन्यूस चल रहा है, और दोनों का जो फॉर्मेशंस है, मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशंस, और जो रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ ए टू बी और रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ बी टू ए, बी टू ए को हम बताऊंगा बैकवर्ड रिएक्शंस, ए टू बी का हम बोलूँगा फॉरवर्ड रिएक्शंस। अगर दोनों का रेट इक्वल है, बराबर है, तब वो इक्विलिब्रियम आएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? दैट इज, अगर ये मैं ग्राफिकली अगर दिखाऊं, जैसे ये हमारा कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। देखो जब जितना ऊपर जाएगा ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। इनिशियली कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा था? ए और बी का। ए हमारा 100 है, 100 है, ये कौन है? ए है। और बी का क्वांटिटी इनिशियल कितना था? ये 0 था, ये बी है। अभी जब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्वांटिटी ऑफ ए डिक्रीज करेगा एंड क्वांटिटी ऑफ बी इंक्रीज करेगा, तो ए डिक्रीज कर रहा है, बी इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करते करते देखो एक जगह पे जाके ए और बी का जो रिएक्शंस है, मीन्स ए से बी बनना और बी से ए बनना, ए से बी बनेगा तो ये ए से बी है, ये ए टू बी है, और ये हमारा बी टू ए है। इसका हमने बोला इधर, ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है, ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है।
तो फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस अगर दोनों सेम हो जाता है कोई भी एक डेफिनेट टाइम में, तब उसको हम उस रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम बताऊंगा। ओके, दैट इज इक्विलिब्रियम। हम बोल सकता हूँ ये जो रेट होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अब ये रेट क्या है ये हम नेक्स्ट पे सीखूंगा, नेक्स्ट में आऊँगा रेट क्या है। ओके, बट अगर फॉर्मेशन मीन्स रिएक्शन अगर दोनों सेम चल रहा है, सेम कंटिन्यूशन चल रहा है, तो उस केस में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट सेम रह जाएगा। इसके लिए इक्विलिब्रियम जो होता है उसका और एक नाम होता है इक्विलिब्रियम, इज कॉल्ड है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक है, ये स्टॉप नहीं है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन बंद नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम्स। बस हम लोग को देख के लगेगा जो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट चेंज नहीं हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो ये रिएक्शन शायद बंद हो गया। रिएक्शन बंद हो सकता है, अगर बंद होगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर रिएक्शन बंद नहीं है फिर भी ये मेंटेन कर रहा है, क्वांटिटी का चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज वो इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया? दैट इज इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम होता है, और ये उसको हम लोग ग्राफिकली दिखा सकता हूँ। क्लियर? इसको थोड़ा एक लिख सकते हो, तो मैं थोड़ा एक लाइन डेफिनेशन लिखा देता हूँ। देखो, equilibrium is the state at which the concentrations of reactants and products do not change with time. टाइम के साथ ये क्वांटिटी में कुछ चेंज नहीं होगा, तब उसको हम बोल सकता हूँ वो इक्विलिब्रियम में है। दैट इज, समझ में आया? इक्विलिब्रियम रिएक्शंस क्या होता है, इक्विलिब्रियम किसको बोलता है? देखो, अभी इक्विलिब्रियम होने के लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, द रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल अगर नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि रिवर्सिबल अगर होगा तभी तो ए से बी बनने के बाद बी से ए बनेगा। अगर ए से बी बन रहा हो फॉरवर्ड रिएक्शन से, बी से अगर ए बनेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज रिवर्स रिएक्शन अगर होगा तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जितना इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होगा, सॉरी जितना आपका रिवर्सिबल रिएक्शंस होगा, हर रिवर्सिबल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ओके, क्योंकि रिवर्स होने से इक्विलिब्रियम्स नहीं होगा। वाई? रिवर्स होने के बाद अगर रेट इक्वल है तब इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर? लेकिन जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है वो हमेशा रिवर्सिबल ही होगा। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है वाई रिवर्स इक्विलिब्रियम्स इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम्स, एक क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है इसमें से, जो ये आपका जो इक्विलिब्रियम्स है इसको हम लोग डायनामिक क्यों बोल रहा हूँ, एक और एक कौन सा क्वेश्चन बोला था? एक था आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए, और एक है आपका हाँ मीन्स रिवर्सिबल, ऑल द रिवर्सिबल इज नॉट इक्विलिब्रियम बट ऑल इक्विलिब्रियम्स इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें दो क्वेश्चन बनता है, दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, आपको उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट सबको आंसर लिखना है। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे एक दो पॉइंट दिखा दे रहा हूँ, दो लाइन लिखा देता हूँ। टाइम डिपेंडेंट ना है, टाइम के साथ कुछ नहीं है। बोला जैसे आपके पास पहले पकड़ लो, तेरे पास 0 पैसा है, उसके बाद 100 रुपीज़ है, उसने तेरे को कुछ 2-4 रुपीज़ करके डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके पास क्वांटिटी कम होना स्टार्ट करेगा, तेरा इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। जब तेरा पास इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा तो भी उसको रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एक समय ऐसा होगा उसने तेरे को जितना तेरे को उसने पैसा दे रहा है, पकड़ा तेरा पास 40 है, उसके पास 60 है। ठीक है, अभी उसने 1 मिनट में तेरे को अगर 10 रुपया दे रहा है तो तूने 10 रुपये उसको रिटर्न कर रहा है, तो तेरा जो 40 है वो चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। उसका सिर्फ चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों सेम चल रहा है। ओके, गिवन एंड टेकन दोनों सेम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो टाइम के साथ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बोलता हूँ कोई भी एक डेफिनेट टाइम में अगर ये सेम आ रहा है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा टाइम में आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होने आए। ओके, ये रिएक्शन शुरुआत में तो नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद होता है, ये डिफरेंट रिएक्शन का डिफरेंट होता है। समझ में आया? इसके लिए कोई टाइम के साथ कोई फैक्टर नहीं है। क्लियर? और रेट जो होता है वो dx/dt होता है, उसके लिए आता है। जो रेट आएगा ना, जो रेट होता है
ये 12 में जाकर पर होगा। रेट का मीनिंग होता है dx/dt। dx क्या होता है, जैसे आपके पास इनिशियली कितना था, पकड़ लो x2 माइनस x1 है। x2 मीन्स आपके पास पहले 100 रुपीज़ था, अभी कितना 70 है, बस 60 है, तो 60 माइनस 100 बाई टाइम कितना है t2 माइनस t1। t1 कितना होगा 0 होगा, t2 कितना होगा 10 मिनट के बाद, तो 10 माइनस 0 नीचे और ऊपर आ रहा है 60 माइनस 100 कितना हुआ -40। अब ये माइनस का इंडिकेशन क्या करता है, माइनस का इंडिकेशन करता है, जो ये माइनस नहीं है, ये माइनस का इंडिकेशन करता है ये कम हुआ, रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट अगर होगा तो प्रोडक्ट में क्या होगा, x2 और x1 में कौन बड़ा होता है, x2 बड़ा होता है, तो प्रोडक्ट में प्लस हो जाएगा। ये हमको मिलेगा हम लोग जब केमिकल कैंडिस पर होगा 12 में जाके, तो हम लोग ये चीज़ पर होगा। ओके, ये 12 में जगह मिलेगा आपको। तो टाइम जरूरत है, ये टाइम फैक्टर आता है रेट में, तो हमारा अभी रेट पे हम लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, बस हमको इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। ठीक है, ये रेट के ऊपर पूरा आपका चैप्टर है क्लास 12 में जाके। ठीक है, तो इसमें 2 लाइन लिख लो, लिखो इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ए डायनामिक इक्विलिब्रियम बिकॉज इन इक्विलिब्रियम both the forward and backward reaction are still taking place. Both the forward and backward reactions are still taking place. But reaction still taking place. But the rate of the forward and backward reaction become equal. ओके, समझ में आया? क्योंकि इक्विलिब्रियम डायनामिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यू चल रहा है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल है। ओके, इसके लिए आप देखने में स्टॉप लग रहा है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, इसके लिए डायनामिक बोल रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है डायनामिक क्यों है, तो इसमें सब 1 लाइन 2 लाइन आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आना है नेक्स्ट टॉपिक में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये लॉ क्या है, क्या होता है मास एक्शन, देखो। तो पहले लिख ले लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, 1 लाइन लिख लो। देखो, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of the molar concentrations of reactants. Product of the molar concentrations of reactants at a constant temperature at any given time. ओके, अच्छा, इसका क्या मीनिंग है? जैसे पकड़ लो आपके पास एक रिएक्टेंट है AA प्लस BV, प्रोडक्ट बनेगा CC प्लस DD। देखो, ये जो स्मॉल लेटर ABCD है ये कॉफिशिएंट है। जैसे कोई भी रिएक्शंस होता है, जैसे हम बोलता हूँ N2 प्लस 3H2, जैसे 3 लिख रहा हूँ ना, जो क्वांटिटी है उसको ये स्मॉल लेटर ABCD डिनोट किया, और कैपिटल लेटर हमारा जो ABCD है उसको हम लोग डिनोट कर रहा हूँ। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, मीन्स लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट होगा AB रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारा CD है। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ जो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग ने एक वर्ड मिला, मोलर कंसंट्रेशन, एक वर्ड है इसमें। देखो, मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय
वॉल्यूम। ओके, मीन्स आपके पास जो क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है कोई भी सब्सटेंस का, वो कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है, उसको डिवाइड करने से हम लोगों को मिल जाता है कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन से। अभी बोला जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, इसमें और एक चीज़ है, इसको हम लोग ऐसे करके डिनोट करता हूँ, थर्ड ब्रैकेट सिंबल से डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? या मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मोलर कंसंट्रेशन को थर्ड ब्रैकेट सिंबल से हम लोग लिख सकता हूँ। थर्ड ब्रैकेट अगर ए लिखूंगा तो वो समझ में आता है ये मोलर कंसंट्रेशन से ए को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये हमारा जो ए बी सी डी है, ए का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा? थर्ड ब्रैकेट ए, बी का कितना होगा? थर्ड ब्रैकेट बी, सी का कितना होगा? थर्ड ब्रैकेट सी, और डी का कितना होगा? थर्ड ब्रैकेट ऑफ डी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट होता है रिएक्शन का, रेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी बोलो तो जो हमारा ये जो रिएक्शंस इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखा, उसमें जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट कौन है? ए बी और सी डी? ए बी। फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट हमारा ए बी है, तो हम लिख सकता हूँ ये थर्ड ब्रैकेट ऑफ ए इंटू थर्ड ब्रैकेट ऑफ वी। बोला देखो, इससे बोला प्रोडक्ट, बोला प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या? जो मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अच्छा, और एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी कॉफिशिएंट अगर रहता है, जैसे स्मॉल लेटर ए बी सी डी हम लोग इसमें इस इक्वेशंस में यूज़ किया, जैसे कॉफिशिएंट मीन्स ये हम लोग हाइपोथेटिकल रिएक्शंस लिया, उसमें जो ए बी सी डी है वो हमेशा उसका पावर रूट हो जाएगा। ओके, पावर में चला जाएगा। ठीक है, दैट इज ये ए और बी का पावर है। क्लियर? सिमिलरली ये कौन सा है? ये हमारा रेट, इसमें ब्रैकेट में लिख सकता हूँ आर एफ। ओके, इसके बाद रेट ऑफ बैकवर्ड, इस केस में रेट ऑफ बैकवर्ड कितना आएगा? बैकवर्ड डिस्टेंस के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सी और डी के ऊपर डिपेंड करेगा। सी के लिए सी टू सी, डी के लिए डी टू डी। ठीक है, डन। तो हम लोग लिख सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या आ रहा है, ये बोला सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन ने। लॉ ऑफ मास एक्शन वही बोला, जो कोई भी रिएक्शंस का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, जो भी रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, डन, ये लिख लिया। तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसका बाहर जरूरत नहीं है। अभी हम चला जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट using law of mass action. Calculate equilibrium constant using law of mass action. लाइव बदला है तो पूरा क्लोज करा दो, साउंड है तो ठीक है। क्या बोला? कैलकुलेट लॉ ऑफ, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है लॉ ऑफ मास एक्शन से। लिखो, कंसिडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कंसिडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो रिएक्शंस आगे लिखा था ना, ये लिख लो, ए प्लस बी बी रिवर्सिबल, सी सी प्लस डी डी। हाँ, सी सी प्लस डी डी। अरे क्वेश्चन था, देखो, इन विच द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन, in which the equilibrium exists between reactant AB, capital letter A and capital letter B, reactant AB, A and B, and product C and D, capital letter C and D, C and D. Step लिखो, लिखा? देखो, let us consider the molar concentrations of A, B, C and D, capital letter A, B, C and D are third bracket A
कमा थर्ड ब्रैकेट बी, कमा थर्ड ब्रैकेट सी एंड थर्ड ब्रैकेट डी रेस्पेक्टिवली। थर्ड ब्रैकेट ए, कमा थर्ड ब्रैकेट बी, थर्ड ब्रैकेट सी एंड थर्ड ब्रैकेट डी रेस्पेक्टिवली। ओके, इसमें जो भी ये थर्ड ब्रैकेट वाला आ रहा है वो क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सबके लिए है। ओके, अभी लिखो लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आर एफ प्रोपोर्शनल टू, जैसे आगे लिखा था लिख लो, आर एफ प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए, थर्ड ब्रैकेट के अंदर जैसे लिखा था आगे, देखो बोर्ड में लिखा है ऑलरेडी, देख लो, ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। ओके, और क्या लिख सकता हूँ, आर एफ इक्वल टू नो, और आर एफ इक्वल टू के एफ इंटू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। ठीक है, लिखा। इसके बाद आर बी प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी, और आर बी इक्वल टू के वी इंटू सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी। ओके, देखो के एफ एंड के वी आर द कॉन्स्टेंट, के एफ एंड के वी आर द रेट कॉन्स्टेंट, के एफ एंड के वी आर द रेट कॉन्स्टेंट for forward and backward reaction respectively, for forward and backward reaction respectively. Okay, लिखो, in equilibrium, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, in equilibrium आर एफ इक्वल टू आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो आर एफ इक्वल टू आर बी है, तो आर एफ इक्वल टू क्या है, के एफ इंटू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी इक्वल टू आर बी कितना है, के वी इंटू सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, के एफ बाई के वी इक्वल टू सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी बाई ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। ठीक है, देखो ये के एफ बाई के वी कॉन्स्टेंट, के एफ भी कॉन्स्टेंट है, के वी भी कॉन्स्टेंट है, तो दोनों कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई करने से क्या आ जाएगा, एक कॉन्स्टेंट जगह के सी। सी क्यों लिखा, बिकॉज हम मोलर कंसंट्रेशन को लिख रहा हूँ, इसके लिए के सी लिखा, बिकॉज इट इज़ अ मोलर कंसंट्रेशन। जो हम लोग ए बी सी थर्ड ब्रैकेट से लिखा वो डिनोट कर रहे हैं कि इसका मोलर कंसंट्रेशन को, इसके लिए के सी लिखा, तो के सी को कितना हो जाएगा, सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी बाई ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर वी। ये है के सी, डन, के सी लिख लिया। ओके, अच्छा, ये नीचे लिखो, के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of molar concentration. Kc is equilibrium constant in terms of molar concentration. In terms of molar concentration. Okay. इसमें और एक आता है Kp. तो Kp होता है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ C to the power C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D to the power D by partial pressure of A to the power A, partial pressure of B to the power B। अब ये पार्शियल प्रेशर का मीनिंग समझ में आता है, बोलना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर के बारे में, यस नो। पार्शियल प्रेशर, देखो आपके पास एक सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर में कुछ गैसियस मॉलिक्यूल हैं, पकड़ लो आपका ये जो ए बी सी डी का मिक्सचर है। ओके, इस ए बी सी डी मिक्सचर में पकड़ लो, ये मेरा 10 है, ये मेरा 15 है, ये मेरा 20 है, ये मेरा 25 मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है, ऐसा कुछ डेफिनेट क्वांटिटी ज़रूरत नहीं, कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है। तो इस मॉलिक्यूल को मैंने
गैस को सिलेंडर के अंदर डाल दिया। डालने के बाद ये सिलेंडर का वॉल का ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जो प्रेशर आ रहा है उसको मैंने लिख रहा हूँ पी टोटल, क्योंकि सबका मिक्सचर का एक साथ मिल रहा है, इसलिए पी टोटल है। अभी सब गैस को निकाल दो। निकालने के बाद इस सिलेंडर वैक्यूम हो जाएगा। जब वैक्यूम हो जाएगा, वैक्यूम होने के बाद इसमें अभी जो आपके पास वो जो मिक्सचर में कितना मोलिकुल ए था, 10 मोलिकुल, 10 मोलिकुल ए को निकालो, ऐड करो इसमें सेपरेटली, ऐड करो। एक प्रेशर आएगा, वो क्या आएगा हमारा पी ए। देन ए को निकाल दो, देन बी को ऐड करो, आएगा आपके लिए पी वी। देन बी को निकाल दो, ए तो पहले निकाल दिया, सी को डालो पी सी, देन पी डी आएगा। और बोला है ये जो पी ए, पी बी, पी सी, पी डी की सबका प्रेशर को इक्वल करने के बाद वो टोटल प्रेशर का इक्वल होगा। समझ में आया? तो टोटल प्रेशर का रेस्पेक्ट में जो एक गैसियस मॉलिक्यूल ए का जो प्रेशर आ रहा है उसका हम पार्शियल प्रेशर बताऊंगा। समझ में आया? विथ रेस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर्स, ये ए का जो प्रेशर से सिलेंडर को जो क्रिएट कर रहा है, उस पर सिलेंडर का वॉल का जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सिमिलरली फॉर बी गैस के लिए बी, सी के लिए सी, डी के लिए डी। ओके, दैट इज दिस आर द इंडिविजुअल प्रेशर्स। तो ये पी ए, पी बी, पी सी, पी डी हम बोल सकता हूँ दिस आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस ए, वी, सी, डी रेस्पेक्टिवली। राइट, लिखो लिखो पी ए, पी बी, पी सी and PD are the partial pressure of gas, partial pressure of gaseous molecule A, capital letter A, B, C, D। लिखा A, B, C and D respectively। और Kp is equilibrium constant in terms of mole fraction। Kp is equilibrium constant in terms of mole fraction। Equilibrium constant in terms of mole fraction। Then और एक क्या है? और एक है आपका Kx। Kx का मीनिंग होता है x to the power c to the power c, x to the power d to the power d, x to the power a to the power a, x to the power b to the power b। देखो ये x डिनोट करता है मोल फ्रैक्शन को, x मीन्स मोल फ्रैक्शन है, तो ये मोल फ्रैक्शंस ऑफ प्रोडक्ट बाय मोल फ्रैक्शंस ऑफ रिएक्टेंट। नीचे लिख लो Kx is equilibrium constant in terms of mole fraction। Kx, Kp था equilibrium constant in terms of partial pressure, और Kc था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। Kx इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। Kx इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ओके, और लिखो XA, XB, XC and XD are the mole fractions of A, B, C and D respectively। XA, XB, XC and XD are the mole fractions of A, B, C and D respectively। ओके, तो ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तीन टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये तीन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। देन अभी इसका हम लोग डेरिवेशन वगैरह सीखूंगा, कैसे उसका रिलेशंस को डेरिव करता है। दो डेरिवेशन है, लेकिन हम लोग को एक ही चाहिए, Kp और Kc वाला करूंगा। Kp के X अभी जरूरत नहीं है, वो डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp Kc का रिलेशन अभी डिराइव करना है। लिखो कंसिडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, सेम आगे जैसे लिखा था ऐसे लिख लो। कंसिडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन AA प्लस BB एरो C प्लस D। ओके,
लिखा, लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन equilibrium constant in terms of molar concentration, equilibrium constant in terms of molar concentration Kc equal to C to the power C into D to the power D by A to the power A into B to the power B देखो थर्ड ब्रैकेट ए बी सी डी, थर्ड ब्रैकेट ए, थर्ड ब्रैकेट बी, थर्ड ब्रैकेट सी एंड थर्ड ब्रैकेट डी आर द, चलो लिखो थर्ड ब्रैकेट ए कमा थर्ड ब्रैकेट बी कमा थर्ड ब्रैकेट सी कमा थर्ड ब्रैकेट डी आर द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। लिखा, देन नीचे लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, ठीक है। हाँ, देन के पी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, सॉरी गलत बोला, सी टू द पावर सी ना, तो सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर वी। where PA, PB, PC and PD are the partial pressure of individual gases A, B, C and D respectively. Individual gases A, B, C and D respectively. Step लिखो, consider gaseous molecule A, B, C and D, gaseous molecule A, B, C and D are ideal gas equation, ideal gas equation लिखा, we know according to ideal gas equation PV equal to nRT और P equal to n by VRT। देखो n by V को बोलता है C, that is P equal to CRT। C is the molar concentrations, PV equal to nRT, then P equal to n by VRT, P equal to CRT, C is the molar concentration. Therefore, partial pressure of A equal to third bracket of ART, yes or no, क्योंकि concentrations आ रहा है, P equal to partial pressure equal to क्या आ रहा है, molar concentrations into RT। तो हम लोगों को पता है मोलर कंसंट्रेशन कितना है, गैस A के लिए A था, तो P equal to ART, PV equal to BRT, PC equal to CRT, PD equal to DRT. Okay. Now, putting the value of PA, PB, PC, PA and PC and PD, PA, PB, PC and PD in equation 2. Putting the value of PA, PB, PC and PD in equation 2. इक्वेशन 2 क्या था, Kp इक्वल टू पार्शियल C था, पार्शियल C कितना आ रहा है, थर्ड ब्रैकेट ऑफ CRT C, थर्ड ब्रैकेट ऑफ DRT to the power D by third bracket of ART to the power A, BRT to the power B। yes or no, वैल्यू पुट कर दिया।
अब इसको सिंप्लाई करता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, c टू द पावर c इंटू d टू द पावर d इंटू r टू द पावर c प्लस d और a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू r टू द पावर a प्लस b और c टू द पावर c जो d टू द पावर d a b r टू द पावर c प्लस d माइनस a प्लस b। देखो ये जो पोर्शन से इक्वेशंस 1 को अप्लाई करके हम लिख सकता हूँ, ये कैसी है, r टू द पावर डेल्टा एन जी इक्वल टू नंबर ऑफ gaseous product, not reactant, gaseous product molecule minus number of gaseous reactant। देखो ये जो CD है, ये CD गैसियस प्रोडक्ट मोलिकुल का क्वांटिटी है और ये AB गैसियस रिएक्टेंट मोलिकुल का क्वांटिटी है, बट इट शुड बी गैस। देखो इसमें G बोल दिया, G मीन्स गैस है, बोला मैं गैस हूँ, आप बाकी को काउंट मत करो, बाकी अगर होगा तो काउंट नहीं करना है, मैं गैस हूँ, गैस को काउंट करना है, अगर गैस है तब भी काउंट करना है, बाकी केस में काउंट नहीं करोगे। समझ में आया? तो क्या रिलेशंस आया, Kp इक्वल टू Kc एट टू द पावर डेल्टा एन जी। व्हाट इज डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी इज द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का गैसियस क्वांटिटी में डिफरेंस। क्लियर? अच्छा, अभी इसमें से क्वेश्चन पूछेगा जो आप एग्जांपल दो, कहाँ ये Kp Kc इक्वल हो रहा है, Kp ग्रेटर देन Kc हो रहा है, Kp लेस देन Kc हो रहा है, तो इसके लिए हम उसको कैसे डिफाइन करो। देखो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैंने, H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल टू HI गैस। इस केस में अगर डेल्टा एन जी लिखूं, डेल्टा एन जी कितना आएगा बोलो तो, 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। एग्री? दैट इज Kp इक्वल टू Kc आर टू द पावर, जो हमारा डेल्टा एन जी है, डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होने से ये Kp इक्वल टू Kc आर टू द पावर अगर 0 पुट करो तो क्या आएगा, Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा, क्योंकि 8 द्वारा 0 का मीनिंग होता है 1। मीन्स दैट इज हम क्या बोल सकता हूँ, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, उस केस में Kp एंड Kc इक्वल होता है। समझ में आया? तो क्वेश्चन आपको वो क्या करता है ना, 3-4 क्वेश्चन देके बोलेगा कौन सा इक्वेशन से जहाँ Kp Kc इक्वल है, तो आपको क्या ढूंढना है, बस जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोलिकुल्स गैसियस और नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिकुल गैसियस को सब्ट्रैक्ट करना है, देन आपको आराम से आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? ओके। अगर मेरा एग्जांपल ये है, जैसे CO3 सॉलिड रिवर्सिबल, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, इसमें Kp और Kc का क्या रिलेशंस आएगा, Kp और Kc में क्या रिलेशंस क्या आएगा पहले बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी? ये डेल्टा एन जी कैसे निकाला, 2 माइनस 1 किया, 1 माइनस 0 किया, कौन सा है? किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है? क्लियर हुआ? तो बोलो ना, डेल्टा एन जी नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, बोला मैं गैस हूं, गैस ढूंढो, कहां गैस है, ये गैस है, गैस है नहीं है, ये गैस है नहीं है, ये गैस है बिल्कुल है। तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, CO2 एक ही प्रेजेंट है, माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना है, 0 है, गैस कोई नहीं है, तो ये डेल्टा एन जी कितना होगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 है। क्लियर? तो डेल्टा एन जी अगर 1 है, मीन्स डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है, तो क्या आ रहा है हमारा, Kp इक्वल टू Kc आर टू द पावर 1 आ गया, मीन्स Kp इक्वल टू Kc RT। अगर Kp इक्वल टू Kc RT थे, विच इज बिगर, Kp बड़ा है Kc बड़ा है, Kp बड़ा है, ये समझ में आया क्यों, बिकॉज
केसी के साथ आरटी को मल्टीप्लाई करने के बाद वो केपी का इक्वल होगा, दैट इज केपी बड़ा है। तो हम बोल सकता हूं इसमें केपी ग्रेटर देन केसी है इफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव। समझ में आया? इधर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछता है, आपको ये इक्वेशन देके बोलेगा केपी वैल्यू दे दिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में केसी कितना निकालो। तो बस आपको पहले डिराइव करना है इक्वेशंस को। क्लियर? इक्वेशन से आप केपी केसी का रिलेशन डिराइव कर लो, डिराइव करने के बाद वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करो। समझ में आया? और देखो ये केपी केसी का रिलेशन डिराइव करने के लिए बोलेगा तो पहले स्टार्ट मत करो, कंसीडर हाइपोथेटिकल रिलेशन स्टार्ट मत करो। आपको इस इक्वेशन के लिए बोला, आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एन जी आर टी है, देन इस सब पुट कर दो। ओके, आपको उसको दोबारा करना जरूरत नहीं है, बस डेल्टा एन जी निकाल के पुट करो, कैलकुलेट कर लो। समझ में आया? जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस, इसमें डेल्टा एन जी कितना होगा? तू बोल डेल्टा एन जी कितना होगा? हाँ रुक उसको बोलना दे, उसका कन्फ्यूजन से बोलो कितना है, बोलो डेल्टा एन जी कितना है इसका, बोलो 2 - 1। क्यों 1 क्यों बोल रहे हो बताओ? वाई 1? एक क्या है? आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आता है? कौन रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होता है राइट साइड में होता है? लेफ्ट में होता है। लेफ्ट में गैसेस कितना देखा जा रहा है? गैस 2 है। क्या क्या देखा जा रहा है? N2 कितना है? N2 के सामने कितना क्वांटिटी लिखा है? 4 - 2 होगा, 2 - 4 होगा? 2 - 4 होगा। डेल्टा एन जी मीन्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, 2 - 4 है। क्लियर हुआ? और कंफ्यूजन नहीं होगा ना? देखो इसमें वो तो हम लोग ना आई कार्ड बना दिया, तो ये आई कार्ड है उसका, जी है। वो बोल रहा है, हल्ला करके बोल रहा है मैं गैस हूं, आ जाओ मेरे को काउंट करो। आई कार्ड पहना दिया, देखो इसका भी आई कार्ड बना दिया, बट वो आई कार्ड और दूसरे स्कूल का है, हमारा स्कूल का नहीं है, हमारा नहीं है, भगो। CO2 आई कार्ड टू बेसिकली कोई समझ ठीक है? ठीक है, तो हो गया -2, दैट इज KP इक्वल टू KC r⁴ डेल्टा एन जी KC r⁻² KP इक्वल टू KC बाई RT का होल स्क्वायर। बड़ा कौन है? KC बड़ा है, क्योंकि KC को RT से डिवाइड करने के बाद जाके KP का इक्वल हो रहा है, दैट इज KC बड़ा है। कब? जब डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा। समझ में आया? तो इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, कोई भी फॉर्मेट में पूछ सकता है, बस आपको समझ में आना है क्या पूछ रहा है, क्या देखना है। आपको डेल्टा एन जी सबसे पहले ढूंढना है और आई कार्ड के साथ याद रखना है, आई कार्ड पहले लगाना है। ओके? और क्वेश्चन जब उठाओगे एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन जब उठाओगे, ये GLS साथ में जो है ना, जो आई कार्ड गिवन रहता है ना, उसके साथ उठाना, नहीं तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे बाद में कौन कौन सा स्कूल सा है। समझ में आया? इसके लिए साथ में जो सॉलिड गैस लिक्विड जो भी रहेगा उसको अच्छे से उठा के देन जाके बाकी न्यूमेरिकल्स करना। न्यूमेरिकल करूँगा, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास करूँगा, लेकिन आज थ्योरी पार्ट करता हूँ। नहीं, स्टार्ट ही तो हुआ, स्टार्ट ही तो हुआ, बहुत टाइम लगेगा, तो देखा नहीं पा रहे, और भी 30 मिनट चाहिए मिनिमम। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्या हो गया? KP KC का रिलेशन हम लोग ने कर चुका हूँ। इसके बाद अभी देखो, अभी क्वेश्चंस बोलेगा, ये जो देखो ये जो KP KC के एक्स है ना, ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यूनिट आ सकता है, लेकिन KP KC का यूनिट आता है। हाउ? कैसे आएगा? KP KC का यूनिट आएगा, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। अब ये कभी कभी जो है ना वो कब होगा? ओके देखो, जैसे मेरा एग्जांपल, मैंने जो एग्जांपल आज किया था उसको लेता हूँ। देखो पहला वाला एग्जांपल मेरा क्या था, इधर देखो पहला वाला एग्जांपल क्या था,
ये जो एग्जांपल है इसको अगर लो, इसमें अगर मैंने केसी लगाऊं, केसी कितना आएगा, एच आई का स्क्वायर बाई आई टू इंटू एच टू है। देखो केसी का मीनिंग क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन क्या था, मोल पर लीटर का स्क्वायर है बाई मोल पर लीटर, मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज नो यूनिट। कहाँ, जब डेल्टा एन जीरो होगा, डेल्टा एन जीरो होने से ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट्स, ओके। तब उस केस में हमारा क्या आएगा, नो यूनिट आएगा। लेकिन देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो केस है, इस केस में अगर हम लोग ने केपी के लिए दिखाऊं पर केसी दिखाऊं, केसी कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कौन था, CaO बाई कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। मैंने सही लिखा गलत लिखा, सही लिखा गलत लिखा, देखो अगर पूरा डबल काटो 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 सॉलिड कितना इसे, अच्छा सॉलिड मैंने सही लिखा, ये केसी है, केपी के लिए बोलेगा मैं प्रेशर हूं, मैं गैस हूं, केसी में हम लिख सकता हूं सॉलिड लिक्विड को। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है, जो कंसेंट्रेशंस ऑफ ऑल द सॉलिड इज ऑलवेज 1 होता है। तो लेना ना लिखना नहीं लिखना सेम ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना ये, दैट इज ये हो जाएगा आपका ओनली CO2 और बाकी दोनों 1 हो जाएगा, तो बाकी दोनों कैंसिल आउट हो गया। अभी ये जो CO2 है उसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। देखो तो इस केस में केसी का यूनिट आ गया, समझ में आया। तो ये यूनिट डिपेंड करेगा आपका जो इक्वेशन है उसमें डेल्टा एनजी वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। डेल्टा एनजी का वैल्यू के ऊपर ही ये हमारा केपी और केसी का यूनिट डिपेंड करेगा। अगर इसमें ये केपी होता, केपी अगर होता तो केपी होता क्या होता, पार्शियल प्रेशर ऑफ ओनली CO2 आता, तो पार्शियल प्रेशर ATM से आता है, ओके, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ओके, दैट इज ये हो जाएगा ATM केपी के लिए। तो केपी एंड केसी का यूनिट्स आ सकता है, ये डिपेंड करेगा आपका जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करके ये केपी और केसी का यूनिट्स हमको लिखना है। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। जिसने नहीं लिखा उठा लो, इसमें छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछेगा। सर कुंडा कुंडा जो नहीं तंडावा केसी में गैस हो यार कुंडा कंसंट्रेशन तो गैस ही है सर कुंडा। देखो अगर केपी है ओनली फॉर प्रेशर, केसी है तो लिक्विड के लिए भी है और सॉलिड के लिए 1 आता है, लिक्विड है सॉलिड हाँ, लेकिन एक्वास के लिए आएगा, एक्वास और गैसेस के लिए, एक्वास और गैसेस के लिए आएगा केसी, केसी लिक्विड्स और एक्वास के लिए आएगा, सॉरी एक्वास और गैसेस के लिए आएगा, लिक्विड्स और सॉलिड के लिए वो 1 होगा, ठीक है, उसको थोड़ा याद रखना। डन हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है केपी केसी रिलेशंस वगैरह में, और उसमें से कैसे हम लोग यूनिट निकालता हूँ और कैसे आपको इक्वेशन से केपी केसी का रिलेशन ढूंढने के लिए बोलेगा, कब केपी केसी इक्वल होगा, कब चेंज होगा, बड़ा होगा छोटा होगा। क्लियर हो गया, ओके। अभी हम चला जाऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में, इसमें लिखो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, लिखो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपके पास 2-3 फार्मूला ही है, एक केपी के लिए था, एक केसी के लिए था, एक केएक्स के लिए है और एक केपी के रिलेशंस है। और अभी हमारे पास 2-3 रिलेशंस आएगा, ओके, मीन्स कैसे चेंज होता है इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसमें 2-3 मिलेगा।
और उसके बाद और आपको उस चैप्टर में कोई भी फार्मूला वगैरह नहीं है फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स करने के बाद हमारा एक ही टॉपिक बचता है, वो होता है लेस एट लेस प्रिंसिपल। जो लेस एट लेस प्रिंसिपल ये जो है ये हम लास्ट ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ओके, ये लास्ट में कराऊंगा। ओके, वो एकदम लास्ट में मीन्स इस चैप्टर का लास्ट में। ओके, तो पहले आज बाकी टॉपिक कर लेता हूँ, देन न्यूमेरिकल करूंगा नेक्स्ट क्लास, इसके बाद जाके लेस एट लेस प्रिंसिपल कराऊंगा। ठीक है, अच्छा तो कल कैसा ना, हाँ ठीक है। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is independent of the original concentrations of reactant, original concentration of reactants। Second, the equilibrium constant has a definite value. The equilibrium constant has a definite value for every reaction at a particular temperature, मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर रिएक्शंस के लिए फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, for a reversible reaction, the equilibrium constant for the forward reaction, is inverse of the equilibrium constant for the backward reaction, is inverse of the equilibrium constant for the backward reaction। अच्छा, क्या बोला इसका मीनिंग? जैसे हम लोग ने देखा था H2 गैस प्लस I2 गैस से क्या बन रहा था, 2HI बना था। इसमें अगर हम लोग ने KC1 लिखूं, इसको क्या था, HI का स्क्वायर था बाई H2 एंड I2। तो देखो इस केस में क्या हो रहा था, HI का फॉर्मेशन हो रहा था। ये सुनो, ये HI का फॉर्मेशन के लिए KCS आ रहा है। अभी अगर उल्टा करूं, HI का डिसोसिएशन करूं, आगे डिसोसिएशन अगर करो, डिसोसिएशन मीन्स 2HI गैस रिवर्सिबल, H2 गैस प्लस I2 गैस, रिवर्सिएशन हो गया, रिवर्स हो गया। जब रिवर्स हो जाएगा इसमें जो KC2 आएगा वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल सकता हूँ, KC1 इक्वल टू 1/KC2, वही बोला। एक और एक का रेसिप्रोकल होगा, अदरवाइज इनवर्स होगा। समझ में आया? ये सेकंड आपका, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है ना, ऐसा इक्वेशन दे के आपको बोलेगा, एक इक्वेशन देगा उसका वैल्यू दे देगा, बोला और इक्वेशन का निकालो, तो आपको देख के समझ में आना पड़ेगा जो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन पे क्या रिलेशन आ रहा है। ओके, हमेशा उल्टा होगा ऐसा नहीं है, उल्टा का स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, उल्टा होकर स्क्वायर भी हो सकता है, उल्टा होकर रूट भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, 2^4 हो सकता है। दिखाऊंगा, आ रहा हूँ नेक्स्ट में, आ रहा हूँ। ये लिख लिया। HI next point, equilibrium constant
is depends on the equilibrium constant is depends on the stoichiometry of the equation. स्टोइशियोमेट्री याद है ना, स्टोइशियोमेट्री क्लास 11 का, ये तो 11 में हो, दो फर्स्ट चैप्टर में था। स्टोइशियोमेट्री रेशन स्पेलिंग नहीं भूल गया री, STICHIOMETRY, स्टोइशियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन। क्या होता है स्टोइशियोमेट्री? देखो, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं N2 प्लस N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस। ओके, इस केस में अगर मैंने KC1 लिखूँ तो KC1 क्या आएगा? NH3 का स्क्वायर N2 H2 का क्यूब। ठीक है, देखो तो इसमें कितना मोल NH3 फॉर्म हुआ? 2 मोल। तो अगर मैंने 1 मोल एमोनिया बनाना है मेरे को, इक्वेशन सेम रहेगा? सेम नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस रिवर्सिबल 2/2 मीन्स NH3 है, 1 ही हो जाएगा। कंफ्यूज करता है रे हो रही, NH3 गैस। ठीक है, अच्छा इस केस में अगर हम लोग ने KC2 लिखा, वो कितना आएगा? NH3 N2 to the power हाफ H2 to the power 3/2। ठीक है, अभी इसमें जो KC1 और KC2 में देखो, KC1 इक्वल टू KC2 का स्क्वायर है ना। देखो KC2 का अगर स्क्वायर कर दो KC1 मिल जाएगा, इसको अगर स्क्वायर करोगे ये 2 हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये 3/2 2 चलेगा, 3 हो जाएगा। ये सुनो, सही है, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो KC1 इक्वल टू KC2 स्क्वायर है, और KC2 इक्वल टू कितना आएगा? रूट ओवर ऑफ KC1। समझ में आया? उठा लो। तो इस स्टोइशियोमेट्री के साथ भी चेंज हो जाएगा। ओके, देखो इक्वेशन सेम था, बट फिर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, और डिफरेंट आ गया। ओके, सेम इक्वेशन से बट स्टोइशियोमेट्री के साथ साथ चेंज हो जाएगा। डन। अभी आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देगा सिंपल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का बाहर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है, बस क्वेश्चन से। अगर सपोज बाद में लिखना, देखो बोला N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल मैं गैस को बोलता तो गैस लिख लिया, N2 गैस 3H2 गैस 2NH3 गैस। बोला इसका जो Kp है व Kc है, इसका Kc का वैल्यू 40 है। ओके, बोलेगा NH3 रिवर्सिबल हाफ ऑफ N2 प्लस गैस। इसमें अगर ये KC1 था, ये अगर KC2 है, तो ये कितना है कैलकुलेट करो। √40। हाँ सही, किसको समझ में नहीं आया बताओ। ये देखो इसका जो रिलेशंस आएगा, रिलेशंस पे एक और एक का
फर्स्ट उल्टा है, दोनों दैट इज दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक साथ यूज हो रहा है। देखो एक और एक का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। इसके बाद सेकंड को अगर स्क्वायर करोगे तो पहले वाला मिलेगा। तो इसमें हम बोल सकता हूँ इसको जो आंसर आएगा ये KC1 इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 1 बाई 1 बाई KC2 का स्क्वायर है। तो KC1 40 गिवन है, तो KC2 निकालना है, तो KC2 कितना होगा 1 बाई रूट ओवर ऑफ KC1, दैट इज 1 बाई रूट ओवर ऑफ 40 KC2। समझ में आया? एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा, रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो क्या रिलेशन आ रहा है, देन बिलो पुट कर कैलकुलेट कर लो। समझ में आया? डन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कितना नंबर था कैरेक्टरिस्टिक्स? 3 नंबर हुआ था क्या? 4 नंबर हुआ था। अभी देखो 5 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसमें लिखने का कुछ नहीं है, समझ में आना है। देखो अगर मेरे पास एक रिएक्शन से ओ ए से पकड़ लो डी बन रहा है, एक सिंगल स्टेप में बन रहा है, सिंगल स्टेप में बन रहा है, इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग ने के लिखा। ओके, अब ये रिएक्शन अगर स्टेप वाइज बनता है, पहले बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, और ये अगर K1 है, ये अगर K2 है, ये अगर K3 है। हम थर्मोडायनामिक्स में हेसेस लॉ में पढ़ाई किया था, जब कोई अगर रिएक्शन एक स्टेप में होता है, कन्फ्यूज क्यों नहीं होना है, इसके मैं बोल रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स नींद आ रहा है? हाँ, जिसको बोला उसको समझ में आ गया। देखो मैंने इसको इसमें हेसेस लॉ को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हेसेस लॉ का हिसाब से गलत करता है। हेसेस लॉ ने बोला था अगर कोई रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में अगर होता है, अदरवाइज वो मल्टीपल स्टेप में अगर होता है, तो मल्टीपल स्टेप का जो चेंज ऑफ एंथैल्पी है उसका समेशन इज इक्वल टू द चेंज ऑफ एंथैल्पी इन द सिंगल स्टेप। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, समेशन नहीं है। याद रखना इक्विलिब्रियम में प्लस और माइनस ये दो सिंबल नहीं है। प्लस और माइनस अगर कोई जगह पे है वो गलत है, प्लस माइनस हो ही नहीं सकता है, नो प्लस माइनस। सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन में से सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दो चीज गायब करना। ये दोनों अगर कोई जगह में इक्वेशंस आपको निकालने के लिए बोला, कोई रिलेशन ढूंढने के लिए बोला, देखो कोई जगह में प्लस है, K1 प्लस K2 है, दैट इज वो कभी नहीं होगा आंसर। समझ में आया? इस केस में ये मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे होगा दिखा रहा हूं। सी, अगर मैं पहले वाला के लिए K1 निकालो, K निकालो, K कितना आएगा हमारा dy a है, K1 क्या आएगा b बाई a, K2 क्या होगा K3 क्या होगा। अगर मैं ये K1 K2 K3 को मल्टीप्लाई करूं, K1 K2 K3, तो क्या आएगा बोल तो b बाई a इंटू c बाई b इंटू, देखो कैंसल कैंसल, कौन बचेगा d बाई a। उसका मीनिंग क्या होता है, k है, दैट इज K1 इंटू K2 K3 को क्या होता है, k होता है। अब ये और भी अगर रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? ये मल्टीप्लाई होके, देखो ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा ऐसा नहीं है, स्क्वायर का भी हो सकता है, जैसे आगे हुआ था ना, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यूब करके करना पड़ेगा, रूट करके करना पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई होगा। ओके, अदर डिवाइड भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन इस केस में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसके लिए हाँ क्वेश्चन जब कराऊंगा तो देखना, वही तो आपको समझ में आना है क्वेश्चन देख के, वही तो उसका फंडा है इस चैप्टर का। टॉपिक तो और कुछ नहीं है, फॉर्मूला इतना ही है। अभी इसको यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। फंडा तो वही इधर ही है, आपको देख के कैसे समझ में आएगा जो कौन सा करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ। अगर 2-4 क्वेश्चंस करोगे, टेक्निक सिखा दूंगा कैसे करना है, देखना इजी हो जाएगा। अभी जितना करे हार्ड लगा, कुछ बहुत ईजी है, सिंपल है, हार्ड नहीं है, लंबा है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन देख के दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चंस में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको घुमाएगा क्वेश्चंस में, आपको समझ में आना पड़ेगा क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है। कैटलिस्ट अगर ऐड करेगा तब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ चेंज नहीं होगा। कैटलिस्ट अगर ऐड नहीं करोगे तब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ चेंज नहीं होगा, बिकॉज हमको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो सेकंड पॉइंट में बोल दिया। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट, उसका कोई रोल नहीं है। तो ये है फर्स्ट पार्ट का थ्योरी। अभी उसका ऊपर एक न्यूमेरिकल्स आज करता हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करूँगा। देयर आर ऑन सिंगल न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन लिखो, 1 मोल ऑफ H2O and 1 mole of CO were heated in a 10 liter flux, in a 10 liter closed vessel at 275 Kelvin. At equilibrium 40% of the water was found to react according to the equation. According to the equation, क्या इक्वेशन है, H2O गैस प्लस CO गैस, H2 गैस, CO2 गैस। Calculate the value of equilibrium constant. ये आपका क्वेश्चन से उठा लो क्वेश्चन। आपको इक्विलिब्रियम का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला, कैसे करना है। देखो, जब हमारा ऐसा क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, सबसे पहले आपको जो अगर कोई इक्वेशंस गिवन है उसको पहले उठाना है। क्या इक्वेशंस गिवन है, H2O गैस प्लस CO गैस, H2 गैस प्लस CO2 गैस। देखो, आज मैं चैप्टर शुरू करने से पहले ही, जब चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, सबसे पहले देखो मैंने इक्वेशन लिखा था। इक्वेशन लेके मैंने इनिशियल एंड ये इक्विलिब्रियम में ये T और 20 वाला था, उसमें इक्विलिब्रियम आया था। ओके, इनिशियल और इक्विलिब्रियम में क्वांटिटी कितना निकालना है, देन आपको Kc Kp निकालना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट का क्वांटिटी इक्विलिब्रियम में कितना है वो हमको ढूंढना है। ओके, अभी कैसे करता हूँ देखो, पहले लिखता हूँ ये इनिशियल हम हमेशा 1 लिख सकता हूँ, 100 भी लिख सकता हूँ। मैं 1 लिखना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। 1100 है, ठीक है। इनिशियल हमारे पास 1 था। अभी बोला क्वेश्चंस में जो 40% ऑफ द वाटर हैज बीन रिएक्ट ब फाउंड टू रिएक्ट मीन्स 40% वाटर रिएक्शंस कर चुका है। आपके पास पहले 100% था, मीन्स 1 मॉलिक्यूल है, तो उसमें से अगर 40% रिएक्शंस कर लिया तो कितना बचा है, 60%। का मीनिंग कितना होता है, 1 का सिस्टम कितना होगा, 0.6। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। दैट इज ये इक्विलिब्रियम में हम बोल सकता हूँ 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6, यस और नो। अब मेरे पास डाटा इतना ही गिवन है एग्जाम में क्वेश्चंस का हिसाब से, और कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम क्वेश्चन निकालने के लिए बोला। अभी देखो, ये अगर गिवन है तो हमको ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, ये हमको निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जाना पड़ेगा जो मेन इक्वेशन। तो देखो, ये वाटर क्या खाली रिएक्शंस कर रहा है, नहीं, किसके साथ रिएक्शंस कर रहा है, CO के साथ रिएक्शंस कर रहा है। तो इसमें देख रहा हूँ एक मॉलिक्यूल वाटर के साथ एक मॉलिक्यूल CO रिएक्शंस करता है, तो इसमें 40% अगर रिएक्शंस करेगा तो CO भी 40% जरूरत हुआ, यस और नो। लॉजिक लगाना है, लॉजिक उधर से ढूंढना है। ओके, तो कितना बचा है CO,
60% बचा है, दैट इज CO कितना होगा, तो अभी 1 माइनस 0.4। देखो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन लॉजिक से आपको ढूंढना पड़ेगा आंसर। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेन प्रॉब्लम है, ढूंढना पड़ेगा आपको। क्या डेटा एक गिवन रहेगा, बाकी सब निकालो आप। ठीक है, आ रहा हूं। इसके बाद अभी देखो ये H2 है, ये CO2 है। अभी अगर ये 60% रिएक्शन सरेगी रिएक्टेंट, तो रिएक्शन कितना हुआ था 40%, तो रिपोर्टर कितना बनेगा 40%, मीन्स कितना होगा, ये 0.4 है, ये भी 0.4 है। क्यों 0.4 लिखा, देखो ये एक के साथ रिएक्शन करके ये भी एक बना रहा है। अगर ये 2 बनाता ना तो मैंने 0.4 नहीं लिखा, 0.8 लिखता। समझ में आया। अगर ये 2-3 बनता तो मैंने 1.2 लिखता। समझ में आ रहा है। जो भी कोफिशिएंट दो क्वांटिटी रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डन, क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद ये तो हम लोग ने बस क्वांटिटी लिखा, हमको चाहिए क्या, केसी निकालना है। देखो केसी का क्या फॉर्मूला होता है, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स कौन है H2 CO2 बाई H2O इंटू CO। देखो तो हमारे पास क्या कॉन्सेंट्रेशन है, क्या इधर कॉन्सेंट्रेशन है क्या, नहीं है, ये हमारा क्वांटिटी है। कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या बोला था, क्वांटिटी बाई वॉल्यूम। तो अभी अलग से लिखो इधर, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू कितना होगा, कितना है H2 0.4 बाई कितना लीटर वॉल्यूम का फ्लक्स है 10 लीटर का, कितना आएगा 0.04। समझ में आया, 0.04। सिमिलरली CO2 का भी 0.4 बाई 10 इक्वल टू 0.04। CO का 0.6 10 इक्वल टू 0.06। H2O का 0.6 बाई 10 इक्वल टू 0.06। अभी हम इसमें पुट करता हूँ, कितना है 0.04 इंटू 0.04 बाई 0.06 इंटू 0.06, दैट इज 16 बाई 36, 4 बाई 9 मीन्स 0.44 हो गया आंसर। क्लियर हुआ। तो ये है आपका निकालने का प्रोसेस। केसी अगर निकालना है तो केपी के लिए नेक्स्ट सिखाऊंगा कैसे केपी निकालता है। केपी के लिए पार्शियल निकालना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पार्शियल का फॉर्मूला है जो स्टेट से मैटर में है, जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका हमको सीखना पड़ेगा पहले, देन हमको इधर कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। कैसे सॉल्व करना है, जो डाटा गिवन रहेगा उस डाटा इनसफिशिएंट रहता है हमेशा, उस डाटा को इनसफिशिएंट डाटा को आपको पढ़ के उसको सफिशिएंट बनाना है, देन जाके फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला आपके पास यही है और नहीं, और केपी कैसी इक्वल टू आरटी जो फॉर्मूला है उसका छोड़ कर कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें पुट करना पड़ेगा। अभी कैसे पुट करने से रिजल्ट आएगा आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ठीक है, ओके।